हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आगाज़ इंस्टीट्यूट में। आज की जो क्लास है हमारी मध्य प्रदेश के इतिहास की, इस क्लास को हम आज आगे बढ़ाएंगे। पिछली क्लास में हमने शुंग वंश और जो राजा विक्रमादित्य थे उनके विषय में पढ़ा था। राजा भर्तहरि की हमने बात की थी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि आखिर में पहली शताब्दी ईसा में किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश की स्थिति थी, है ना, और कौन कौन से राजवंशों का उदय हुआ और कौन कौन से राजवंशों के प्रमाण हमें हमारे प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत। तो देखो स्टूडेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वो आप देखिएगा। पहली दूसरी शताब्दी के कुछ प्रमुख जनपद, मतलब जब पहली दूसरी शताब्दी थी तो उस पहली दूसरी शताब्दी में हमारे भारत में, या फिर हम बात कर लें हमारे मध्य प्रदेश में, तो कई सारे छोटे छोटे राज्य जिन्हें हम कहते हैं जनपद, तो कई सारे छोटे छोटे राज्य स्थापित हुए। जैसे पहले हमने पढ़ा था ना, महाजनपद, मतलब कि जो कि कई सारे जनपदों का समूह था, है ना, एक महाजनपद। तो महाजनपद आगे चलकर विघटित हुआ, कई सारे छोटे छोटे जनपदों में अब जो है महाजनपद वो बढ़ गया। तो मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे छोटे छोटे जनपद थे जिन जनपदों के विषय में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अगर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो त्रिपुरी जो कि एक जनपद था, त्रिपुरी, जिसे वर्तमान में हम जबलपुर नाम से जानते हैं। अब यहां से प्रश्न ये नहीं बनेगा कि मध्य प्रदेश में कौन से जनपद थे, कितने जनपद थे, इस प्रकार का प्रश्न नहीं होगा। ये नाम देगा जो उस समय इनके नाम प्रचलित थे ना, वो नाम एग्जामिनर प्रश्न में देगा और आपसे कहेगा कि बताओ वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं, है ना। जैसे उसने बोल दिया कि भाई दशपुर का वर्तमान में क्या नाम है, तो मंदसौर, है ना। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में होंगे। एरण जनपद जो था वो वर्तमान का सागर है। वत्स जनपद जो कि वर्तमान का ग्वालियर है। दशार्ण जनपद जो कि वर्तमान का विदिशा है। चेदी जो कि महाजनपद भी था, चेदी जनपद जो कि वर्तमान खजुराहो। नलपुर वर्तमान शिवपुरी, है ना, ये तो परीक्षा में प्रश्न आया हुआ भी है। नलपुर वर्तमान शिवपुरी में है। टुंडीकेर कहां पर है, दमोह में, मतलब टुंडीकेर जनपद जो है वो दमोह के विषय में बात की गई है, टुंडीकेर से संबंधित। अनूप जनपद जो है वो खंडवा और खरगोन को उस समय रिप्रेजेंट करता था। वहीं दशपुर जनपद जो है वो वर्तमान के मंदसौर के लिए उस समय प्रचलित शब्द था। ये दशपुर का वर्तमान में क्या नाम है, दशार्ण का वर्तमान में क्या नाम है, एरण का वर्तमान में क्या नाम है, त्रिपुरी का वर्तमान में क्या नाम है, इस प्रकार से एग्जामिनर प्रश्न जो है वो परीक्षा में पूछेगा। तो ये कुछ प्रमुख जनपद थे जो मध्य प्रदेश में पहली दूसरी शताब्दी में अस्तित्व में आए। इन जनपदों से रिलेटेड प्रश्न परीक्षक पूछेगा, है ना। अब हम इन जनपदों से संबंधित कुछ राजाओं के, कुछ शासकों के हमें प्रमाण मिले हैं, तो हम थोड़ा उन प्रमाणों के विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो जी स्टूडेंट, अगर हम पहली शताब्दी ईसा पूर्व या पहली दूसरी शताब्दी की बात करें तो एक वंश के विषय में हमें जानकारी मिलती है जिसका अस्तित्व मध्य प्रदेश में था, है ना। एक वंश जो कि है कण्व वंश, या जिसे कहीं कहीं किताबों में कण्वयण वंश भी लिखा जाता है, ठीक है, कण्वयण वंश या फिर कण्व वंश। तो कण्व वंश से संबंधित कुछ फैक्ट हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। ये 73 ईसा पूर्व स्थापित हुआ था, है ना, मतलब 2023 तो आज चल रहा है, 2023 में आप 73 ईयर और जोड़ ले, सॉरी अभी 2024 चल रहा है, तो 2024 तो अभी चल रहा है, 2024 में आप 73 ईयर और ऐड कर ले, है ना, उतने वर्ष पहले ये वंश जो था वो स्थापित हुआ था। और इस वंश के जो संस्थापक थे स्टूडेंट, वह थे वासुदेव, है ना। वासुदेव नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की थी। और ये जो वासुदेव थे ये कौन थे, तो शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे देवभूति, उन देवभूति के ये मंत्री थे, है ना। शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति, उस देवभूति के राज में ये मंत्री थे। और ऐसा कहा जाता है कि देवभूति को गद्दी से हटाकर वासुदेव
जो हैं वो शासक बनते हैं और एक नए वंश कण्व वंश की स्थापना करते हैं, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा थी, है ना। कहीं कहीं किताबों में कंफ्यूजन है कि पाटलिपुत्र थी या विदिशा थी, है ना। बहुत सारी किताबों में लिखा है नहीं, पहली पाटलिपुत्र और दूसरी विदिशा। जैसे शुंग वंश की राजधानियां थी, शुंग वंश की एक राजधानी थी पाटलिपुत्र और एक राजधानी थी विदिशा, तो सेम वैसे ही पाटलिपुत्र और विदिशा जो है इसकी राजधानी थी। अब देखो, इस वंश के 3 शासकों के सिक्के हमें नर्मदा नदी से प्राप्त होते हैं। नर्मदा नदी की जो घाटी है उस घाटी क्षेत्र से इस वंश के 3 शासकों के सिक्के प्राप्त होते हैं। एक होता है रेवभूति का, एक होता है कृभ या कृष्णदेव का, और एक होता है भूमि दत्त का, है ना। तो ये 3 शासकों के जो है सिक्के हमें कण्व वंश से संबंधित, ये 3 शासकों के सिक्के जो हैं हमें मध्य प्रदेश से मिलते हैं, ठीक है। तो कण्व वंश से संबंधित क्या क्या प्रश्न परीक्षा में हो सकते हैं उन पर ध्यान दो। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। कण्व वंश की राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र ऑप्शन में होगा या विदिशा होगा? मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं इसलिए ऑप्शन में विदिशा ही होगा। कि कण्व वंश की राजधानी मध्य प्रदेश का कौन सा शहर था? आपका उत्तर हो जाएगा विदिशा। कण्व वंश के किन शासकों के सिक्के हमें मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन में या तो रेवभूति होगा या कृभदेव होगा या फिर भूमि दत्त होगा। इन तीनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। या फिर ऐसा भी प्रश्न हो सकता है कि कण्व वंश से संबंधित शासक रेवभूति के सिक्के या भूमि दत्त के सिक्के मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त हुए हैं, है ना। ऑप्शन हो सकते चंबल नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से, बेतवा नदी घाटी से, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं, है ना। इस टाइप के भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा नर्मदा नदी घाटी से जो है इन शासकों के सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये आपको याद रखना है, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा, परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, अब एक और वंश है जिस वंश का नाम है सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश जिसका संस्थापक था सिमुक। और इस सातवाहन वंश के भी कुछ प्रमाण हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। अब क्या प्रमाण मिलते हैं उनको समझते हैं। तो देखो, इस वंश का एक शासक था जिसका नाम था सातकर्णी, है ना। सातकर्णी, सातकर्णी जो है इस वंश का तीसरा शासक था संभवतः, है ना। संभवतः इस सातवाहन वंश का जो तीसरा शासक था वह था सातकर्णी प्रथम। आप भारत के इतिहास में सातवाहन वंश के विषय में सब कुछ पढ़ेंगे कि सातवाहन वंश की स्थापना कैसे हुई, किन परिदृश्यों में हुई, है ना। सारी चीजें देखेंगे। हम सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हीं पॉइंट पर बात करेंगे जिनका संबंध मध्य प्रदेश से है ना। इसलिए आप याद रखेगा ये। तो सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था और इस सातवाहन वंश का एक शासक था जिसका नाम था सातकर्णी प्रथम, जो कि संभवतः इस वंश का तीसरा शासक था। तो इस सातकर्णी प्रथम के विषय में कुछ मध्य प्रदेश में हमें एविडेंस मिलते हैं। जो सांची का जो महास्तूप था ना, जब मैंने आपको सांची स्तूप पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि भाई सांची में बहुत सारे स्तूप मिले हैं। हम जिस सांची स्तूप की बात कर रहे हैं ये सांची का महास्तूप है ना। जिस स्तूप से सांची की पहचान है उस स्तूप की बात हो रही है। तो सांची के महास्तूप की जो वेदिका है ना, वेदिका क्या होती है ये मैं आपको बता चुका हूं। तो सांची के महास्तूप की वेदिका पर एक अभिलेख है, जिस अभिलेख में इसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। मतलब सातकर्णी प्रथम का नाम जो है उस अभिलेख पे हमें लिखा मिलता है। तो सातकर्णी प्रथम की जानकारी मध्य प्रदेश में कहां से मिलती है? तो सांची के महास्तूप की वेदिका पर बने अभिलेख से। परीक्षक प्रश्न करेगा सांची के महास्तूप की वेदिका पर बने अभिलेख से किस सातवाहन वंश के शासक की जानकारी मिलती है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम, है ना, वशिष्ठ पुत्री सातकर्णी, इस टाइप के ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा सातकर्णी प्रथम, है ना। सातकर्णी प्रथम की हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। अब इस अभिलेख में क्या लिखा हुआ है ना, वो भी आप सुन लो। ये जो अभिलेख मिला है ना सांची के महास्तूप की वेदिका पर, इस अभिलेख में लिखा हुआ है कि सातकर्णी प्रथम के समय वशिष्ठी पुत्र आनंद, है ना, वशिष्ठी या वशिष्ठी पुत्र, है ना, वशिष्ठी या वशिष्ठी पुत्र आनंद, है ना, ये नाम भी आप नोट कर सकते हैं। वशिष्ठी या वशिष्ठी पुत्र आनंद, है ना,
इस अभिलेख में लिखा है कि भाई वशिष्ठिपुत्र आनंद नामक अधिकारी द्वारा यहाँ सांची के स्तूप को कुछ दान दिया गया था। सांची के स्तूप में जो भिक्षु वगैरह रहते थे, जो बौद्ध भिक्षु वगैरह यहाँ पर रहते थे, तो उन बौद्ध भिक्षुओं का खर्चा पानी कैसे चलेगा, तो उसके लिए कुछ गांवों को दान दे दिया था आसपास की, कि भाई इन गांवों से जितना भी टैक्स आएगा उस टैक्स का पैसा जो है सांची के स्तूप मतलब सांची विहार में यहाँ पर जितने भी बौद्ध भिक्षु वगैरह रह रहे हैं, तो इनका जो भी संचालन होगा, है ना, जो भी खाना पीने की इनकी व्यवस्था, सारी चीज़ें जो हैं वो इस पैसे से की जाएगी। इस प्रकार का उल्लेख जो है इस अभिलेख में मिलता है ना, जो कि वशिष्ठिपुत्र आनंद नामक एक अधिकारी द्वारा दिए गए दान का उल्लेख है ना, कि भाई सातकर्णी प्रथम शासक हैं, वशिष्ठिपुत्र आनंद नामक एक अधिकारी हैं जो यहाँ पर दान देता है और इस बात का उल्लेख करता है। ठीक है, तो ये सांची के स्तूप पर दान अभिलेख जो है वो किसका है, सातकर्णी प्रथम का। साथ ही साथ अगर हम एक अभिलेख की बात करें, भारत के इतिहास में आप इस अभिलेख को जरूर पढ़ोगे, है ना, नाना घाट अभिलेख भारत के इतिहास में जरूर पढ़ाया जाता है। तो जो नाना घाट अभिलेख है, इस नाना घाट अभिलेख में मध्य प्रदेश विजय का उल्लेख है। मतलब नाना घाट अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि सातकर्णी की विजयों में मध्य प्रदेश के बारे में भी बताया है कि सातकर्णी ने मध्य प्रदेश को जीता था। तो कभी एग्जामिनर प्रश्न करे कि सातकर्णी प्रथम कि मध्य प्रदेश की विजय का उल्लेख किस अभिलेख में है, तो नाना घाट अभिलेख में है। ये आपको याद रखना है, प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नाना घाट अभिलेख में जो है इसके मध्य प्रदेश विजय का उल्लेख हमें मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में इसे पश्चिम का स्वामी कहा गया है। आप जानते हैं हाथी गुम्फा अभिलेख कितना महत्वपूर्ण अभिलेख है। बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारियां इस हाथी गुम्फा अभिलेख से मिली है ना। भारतवर्ष जो हमारा टॉपिक है इतिहास में, जब हम उसमें उसको पढ़ते हैं तो उसमें भी हम हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करते हैं। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो कि कई मायनों में महत्वपूर्ण है, वह हाथी गुम्फा अभिलेख यह हमें जानकारी देता है कि सातकर्णी प्रथम जो है उसे उस अभिलेख में पश्चिम का स्वामी कहा गया है। और मध्य प्रदेश कहाँ है, भारत के पश्चिम में ही, है ना, जो मालवा ये वाला हिस्सा है, तो इसे पश्चिम का स्वामी कहा गया है, किसे, सातकर्णी प्रथम को। तो सातकर्णी प्रथम से रिलेटेड बहुत सारी बातें जो हैं हमें इस हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, यहां तक आप सबको क्लियर हुआ होगा ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है, चलो यहां तक सभी को क्लियर है ना। कोई भी डाउट हो तो आपको बिल्कुल मुझे मैसेज करना है। चलिए, अब देखो, इस वंश का एक और शासक था जिसका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, एक शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये जो सातकर्णी वंश के शासक थे ना, ये अपनी माता का नाम लगाते थे, है ना, गौतमी पुत्र, वशिष्ठी पुत्र, है ना। ऐसा क्यों, आप भारत के इतिहास में पढ़ोगे। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी जो था, इस गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख भी हमें सांची के स्तूप में मिलता है ना। ये भी एक फैक्ट है। सांची के स्तूप की जो वेदिका है ना, सांची का जो महास्तूप है, उस महास्तूप की वेदिका पर हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का भी उल्लेख मिलता है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख सांची के स्तूप की वेदिका पर मिलता है, जहां पर एक लेख लिखा हुआ है ना, जहां पर एक लेख लिखा हुआ है, और उस लेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी का उल्लेख है। जबकि सांची के स्तूप पर जो अभिलेख है, कौन सा अभिलेख, दान अभिलेख, वो दान अभिलेख किसका है, सातकर्णी प्रथम का, है ना। आप अंतर समझिएगा, सातकर्णी प्रथम का दान अभिलेख है, जबकि गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम लिखा है सांची के स्तूप की वेदिका के एक लेख में, है ना। तो प्रश्न में अंतर समझिएगा कि एग्जामिनर किस प्रकार से प्रश्न कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ एक और इस वंश का शासक था, है ना, जिसका नाम हमें मिलता है
वशिष्ठिपुत्र पुलवामी, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी, ठीक है, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी, है ना, ये पुल लिखा है, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। तो इस वशिष्ठिपुत्र पुलमावी को, है ना, जो नासिक में जो गुहा लेख मिला है ना, नासिक का जो गुहा लेख है, गुहा मतलब कि गुफा, है ना, जिन गुफाओं में जो लेख बने हैं, तो उन नासिक की गुफा से एक लेख प्राप्त हुआ है ना, जिसे हम बोलते हैं नासिक गुहा लेख। तो इस नासिक गुहा लेख में वशिष्ठिपुत्र पुलवामी का उल्लेख है और नासिक गुहा लेख में इसे अनूप प्रदेश, पूर्वी मालवा तथा अवंती का विजेता कहा गया है। क्या कहा गया है? पूर्वी मालवा, पूर्वी मालवा, अवंती और अनूप प्रदेश का इसे क्या कहा गया है? विजेता। अनूप प्रदेश मतलब कि निमाड़ वाला एरिया, अवंती उज्जैन वाला एरिया, पूर्वी मालवा में कौन सा क्षेत्र आता है वो आप जानते ही हैं ना, ये हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है, ये यहां पर है मालवा। तो ये वाला जो एरिया है ना मालवा का पूर्व साइड वाला, तो ये वाला मालवा का जो पूर्वी मालवा है ना, पूर्वी मालवा, तो पूर्वी मालवा, अवंती तथा अनूप प्रदेश का इसे कहा गया है विजेता, इसे वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को। तो एग्जामिनर आपसे प्रश्न करेगा कि मध्य प्रदेश में अनूप प्रदेश, अवंती तथा पूर्वी मालवा का विजेता नासिक गुहा लेख में किस शासक को कहा गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी, सातकर्णी प्रथम, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी। तो आपका उत्तर होगा वशिष्ठिपुत्र पुलवामी को इन प्रदेशों का विजेता कहा है, किसमें? नासिक गुहा लेख में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, यहां से प्रश्न परीक्षक जरूर पूछता है। अब देखो स्टूडेंट, कुछ सिक्के मिले हैं, है ना, कुछ कॉइन्स मिले हैं इन शासकों के। मध्य प्रदेश में सातवाहन वंश से संबंधित कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, है ना। किस किस शासक के सिक्के कहां कहां से मिले वो समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सातकर्णी प्रथम के सिक्कों की। इस सातकर्णी प्रथम के सिक्के कहां से मिले हैं? सातकर्णी प्रथम। किसी के मन में डाउट हो कि सर ये प्रथम द्वितीय क्यों लगाते हैं, तो वो भी सुन लो। जैसे मान लो किसी वंश में एक ही नाम के दो राजा हुए, तो उनकी पहचान के लिए हम प्रथम द्वितीय लगा देते हैं कि जो राजा पहले हुआ वो प्रथम और जो बाद में हुआ वो द्वितीय, है ना। मान लो 10 राजा हुए किसी वंश में, उसमें से 4 राजा ऐसे हैं जिनका एक ही नाम है, सबका नाम चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त। तो पहचान कैसे होगी? तो जो चंद्रगुप्त पहले था वो प्रथम, फिर जो उसके बाद आया वो द्वितीय, जो उसके बाद आया तृतीय और जो उसके बाद आया वो चतुर्थ। ठीक है, तो सातकर्णी वंश मतलब सातवाहन वंश में सातकर्णी कई सारे हुए, तो इसलिए हम पहचान के लिए लिखते हैं प्रथम द्वितीय तृतीय। तो सातकर्णी प्रथम जो है इसके सिक्के हमें मिलते हैं होशंगाबाद के नादनेर से, है ना। सातकर्णी प्रथम के यदि हम सिक्कों की बात करें तो होशंगाबाद के निकट एक स्थान है जिसका नाम है नादनेर या नांदनेर, है ना। इस नादनेर नामक स्थान से हमें जो है सातकर्णी प्रथम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। अब इन सिक्कों में क्या लिखा हुआ है? तो सिक्कों में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है रजो सिरी सतकर्णी, है ना। क्या लिखा है? रजो सिरी सतकर्णी या सतकीणी, है ना। कुछ कुछ अलग अलग शब्द मिलते हैं, है ना। रजो सिरी सतकर्णी या सतकीणी ये लिखा हुआ हमें मिलता है ब्राह्मी लिपि में, है ना। कौन सी लिपि में लिखा हुआ है ये? ब्राह्मी लिपि में। तो ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ मिलता है रजो सिरी सतकीणी या सतकर्णी होशंगाबाद के समीप स्थित नादनेर से कुछ सिक्के मिलते हैं हमें सातकर्णी प्रथम के, जिन सिक्कों के ऊपर लिखा है रजो सिरी सतकर्णी या रजो सिरी सतकीणी, है ना। सतकीणी या सतकर्णी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ इस सातकर्णी प्रथम के सिक्के हमें मिलते हैं उज्जैन से, इसके सिक्के मिलते हैं हमें त्रिपुरी से
और इसके सिक्के मिलते हैं हमें देवास से, है ना। इन स्थानों से भी इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। किसके स्टूडेंट? सातकर्णी प्रथम के। उज्जैन से भी मिलते हैं, त्रिपुरी से भी मिलते हैं और देवास से भी इसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन सिक्कों पर लिखा है ना, इन सिक्कों पर मतलब उज्जैन से, त्रिपुरी से और देवास से जो सिक्के मिले हैं, इन सिक्कों पर जो लिखा हुआ है वह लिखा है सीरी 7। क्या लिखा हुआ है? सीरी 7। ठीक है, तो सीरी 7 नामक सिक्के कहां से प्राप्त हुए? उज्जैन, त्रिपुरी, देवास। जबकि रजो सीरी सतकीर्णी के सिक्के प्राप्त हुए हैं होशंगाबाद से। ठीक है, तो ये अंतर आपको समझना है और प्रश्न कैसा होगा उसके लिए भी तैयार रहना है। एग्जामिनर जो है आपसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, उज्जैन से एक और सिक्का मिला है जिसमें लिखा है रजो सीरी सतस, है ना, रजो सीरी सतस। तो ये सिक्का कहां से मिला है? ये तांबे का सिक्का है ना, ताम्र सिक्का है। और ये सिक्का जो प्राप्त हुआ है यह प्राप्त हुआ है उज्जैन से। तो उज्जैन से कुछ तांबे के सिक्के मिले हैं रजो सीरी सतस नामक, और इन सिक्कों का संबंध बताया जाता है सातकर्णी द्वितीय से। ये जो सिक्के थे ये सिक्के सातकर्णीय द्वितीय के थे। किसके थे स्टूडेंट? सातकर्णी द्वितीय के। तो रजो सीरी सतस नामक सिक्के जो उज्जैन से मिले हैं वो सिक्के, उन सिक्कों का संबंध है सातकर्णी द्वितीय से। जबकि जो उज्जैन से जो सीरी 7 नामक सिक्के मिले हैं उन सिक्कों का संबंध है सातकर्णी प्रथम से। इस अंतर को जो समझ गया, समझ लो वो पास हो गया, है ना। क्योंकि ऐसे ही प्रश्न तो गलत होते हैं, पढ़कर भी हम गलती कर बैठते हैं ना। रजो सीरी सतस सातकर्णी द्वितीय, जबकि सीरी 7, है ना, सीरी 7 वाले सिक्के किसके हैं? वह है सातकर्णी प्रथम के, है ना। अंतर समझना है। ठीक है, अब गौतमी पुत्र सातकर्णी के भी कुछ सिक्के हमें प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, है ना। इस वंश का एक शासक था, नाम था जिसका गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी के कुछ सिक्के हमें मिले हैं। कहां से मिले हैं? तो उज्जैन से मिले हैं इसके सिक्के, है ना। गौतमी पुत्र सातकर्णी के जो सिक्के हैं वह हमें उज्जैन से मिले हैं तथा होशंगाबाद से मिले हैं। ठीक है, उज्जैन, होशंगाबाद से जो है सिक्के प्राप्त हुए हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी के, है ना। ये भी प्रश्न व्यापम में आ चुका है। आप व्यापम का जहां तक मुझे याद है 2017 या 18 का 2017 या 18 का शायद कांस्टेबल का या सब इंस्पेक्टर की एग्जाम हुई थी शायद उस साल, है ना। 17 या 18 में जो एसआई की एग्जाम हुई थी, आप उसमें उठाकर देखिएगा पेपर, एमपीजीके में प्रश्न पूछा हुआ है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, और ऑप्शन में इन दोनों में से उज्जैन था। उज्जैन के अतिरिक्त भोपाल, है ना, इस टाइप के ऑप्शन थे। तो बच्चों ने उसमें जिसने उज्जैन सही लगाया था उसका सही हुआ था, है ना। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी के सिक्के उज्जैन तथा होशंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। आगे भी एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेगा तो आपको जो है उन प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। ठीक है, अब एक और शासक इस वंश का जिसके हमें सिक्के प्राप्त होते हैं, यज्ञ श्री सातकर्णी। ठीक है, यज्ञ श्री सातकर्णी इस वंश का जो शासक था। तो यज्ञ श्री सातकर्णी के जो सिक्के हैं, जो कॉइन्स हैं, वह हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? तो उनमें जो प्रमुख है वह है बेसनगर। कोई बताएगा ये बेसनगर कहाँ है? ठीक है, बेसनगर कहाँ है, कोई बताएगा? बेसनगर कहाँ है ये आपको कमेंट करना है ना। तो कहाँ से मिलते हैं? इसके सिक्के मिलते हैं हमें बेसनगर से, इसके सिक्के मिलते हैं हमें देवास से, और इसके जो सिक्के हैं वह मिलते हैं हमें त्रिपुरी से। ठीक है, तो बेसनगर, देवास, त्रिपुरी, इन स्थानों से प्राप्त होते हैं यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्के। ठीक है, तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है।
तो ये सातवाहन वंश से संबंधित कुछ जानकारियां हुई, जिन जानकारियों से संबंधित प्रश्न एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है और उन प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है। छोटे छोटे वंश हैं, कभी कभार इक्का दुक्का प्रश्न ही यहाँ से आते हैं, है ना, इतने ज़्यादा प्रश्न इन टॉपिक से पूछता नहीं है, लेकिन जब भी पूछता है ना, अच्छे अच्छे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इनके जवाब नहीं दे पाते, और हमें उन्हीं प्रश्नों के लिए तैयार रहना है जिन प्रश्नों का जवाब किसी के पास न हो, उस प्रश्न का जवाब हमारे पास होना चाहिए, तभी तो हम हज़ारों लाखों बच्चों से आगे निकल जाएंगे, है ना। क्योंकि सिंपल से प्रश्न होंगे तो उनके जवाब तो भैया सब दे देते हैं, है ना। जितने बच्चे चाहिए आयोग को मेंस के लिए, वो सारे तो उसका जवाब सही देते ही हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रश्न एग्जाम में आया जिस प्रश्न का जवाब 1 या 2% बच्चे ही दे पा रहे हैं, तो वो जवाब जो है वो आपके लिए सिलेक्शन वाला जवाब हो सकता है, क्योंकि उस प्रश्न को हल करके, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर करके आप कई सारे हजारों बच्चों में आप 1 नंबर आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए तैयार रहना है। आते नहीं है अक्सर, लेकिन जब भी आएंगे आपको हजारों बच्चों से आगे लेकर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ होगा, ऐसा मुझे विश्वास है, आप पर भरोसा है। ठीक है, अब देखो मध्य प्रदेश में एक और वंश की हमें जानकारी मिलती है, जिस वंश का नाम है बोधि वंश, है ना। मध्य प्रदेश के एक क्षेत्र में, एक छोटे क्षेत्र में एक वंश स्थापित था, जिस वंश का नाम हमें मिलता है बोधि वंश। अगर हम मध्य प्रदेश के मैप की बात करें तो मैप में इसकी लोकेशन जो हमें मिलती है वह मिलती है जबलपुर वाले क्षेत्र में। जो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर वाला एरिया है, इस जबलपुर वाले क्षेत्र में हमें जो है इस वंश की जानकारी मिलती है। किसकी? बोधि वंश की, है ना। बोधि वंश की जो राजधानी थी, वो राजधानी भी बताई जाती है कि वो त्रिपुरी थी। त्रिपुरी मतलब जबलपुर। तो बोधि वंश की जो राजधानी थी वो त्रिपुरी थी, और इस बोधि वंश से संबंधित ज़्यादा जानकारियाँ तो हमें नहीं मिली, परंतु यहाँ से कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन सिक्कों से इस वंश के 6 शासकों की हमें जानकारी मिलती है ना। इस वंश के 6 शासकों की जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, इस वंश के 6 शासकों की जानकारी हमें मिलती है ना, त्रिपुरी से। जो मध्य प्रदेश का त्रिपुरी अर्थात कि जो जबलपुर है, वहां से 6 शासकों की जानकारी हमें मिलती है। 6 शासक कौन से? तो एक है शिव बोधि, वसु बोधि, है ना। इन 6 शासकों की जानकारी मिलती है। शिव बोधि, वसु बोधि, त्रिबोधि, वीर बोधि, ठीक है, शिव बोधि, वसु बोधि, श्री बोधि, वीर बोधि, और उसके अलावा है चंद्र बोधि और धर्म बोधि। ठीक है, तो इन 6 शासकों के सिक्के हमें यहां से प्राप्त हुए हैं, और उन सिक्कों से ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर कोई एक बोधि वंश नाम का एक वंश था, है ना। यहाँ जबलपुर में कोई एक बोधि वंश नामक एक वंश था, जो हमें इन सिक्कों से पता चलता है, और वो सिक्के इन शासकों के थे। बाकी कोई ऐसा लेख, ऐसा कोई साहित्यिक ग्रंथ नहीं मिलता जो बोधि वंश के विषय में और भी ज़्यादा डिटेल में हमें बता सके, या बोधि वंश से संबंधित कोई किसी एक ऐसे शासक के विषय में नहीं पता चलता जिसने कुछ ऐतिहासिक युद्ध लड़ा हो या कुछ ऐतिहासिक ऐसा काम किया हो जिसके प्रमाण हमारे पास हो, है ना। तो छोटा वंश है, बस सिक्कों के आधार पर हम इस वंश को खोजते हैं और इस वंश से संबंधित जानकारियों को कलेक्ट करते हैं, है ना। जो यहाँ से सिक्के मिले हैं उन सिक्कों के आधार पर, ठीक है। तो त्रिपुरी में एक वंश था बोधि वंश, जिसके 6 शासकों की जानकारी हमें मिलती है, जो आपको याद रखना है। चलिए, है ना, ये सब पहली दूसरी शताब्दी के राजवंश थे। ये मैं जितने भी राजवंश बता रहा हूं ना,
ये पहली दूसरी शताब्दी में थे। मैंने कहा ना छोटे छोटे जनपदों में बढ़ चुका था मध्य प्रदेश, तो उन छोटे छोटे जनपदों में ये वंश जो हैं ये शासन करते थे, है ना, उन छोटे छोटे जनपदों में। फिर आगे आएगा एक गुप्त वंश, है ना, जैसे मौर्य वंश था, शुंग वंश था, जिनके समय भारत पूरा एक था, है ना, उन्होंने भारत के बहुत बड़े हिस्से को अपने कब्जे में लेकर एक साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन मौर्य और शुंग इन वंशों के पतन के पश्चात क्या हुआ, भारत फिर छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। अब आगे आएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के जो शासक हैं वो क्या करेंगे, वापस से उन राज्यों को जोड़कर एक अखंड भारत की स्थापना करेंगे, मतलब एक नए भारतीय साम्राज्य को स्थापित करेंगे, है ना। इसलिए तो हम गुप्त वंश को महान बताते हैं। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उसने उस बिखरे हुए भारत को एक किया, है ना। जैसा चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत था एक अखंड, तो जैसा फ्रांस में नेपोलियन ने किया, सेम उसी प्रकार से भारत में समुद्रगुप्त करता है, पूरे उस बिखरे हुए भारत को एक छत्र के नीचे स्थापित करता है, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण भारत को एक करता है ना। तो भारत बिखर चुका था, छोटे छोटे राजवंशों में जो है भारत टूट चुका था, है ना। तो हम उन्हीं छोटे छोटे राजवंशों के विषय में पढ़ रहे हैं जो हमें हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक और राजवंश की जानकारी मिलती है जो त्रिपुरी में ही था, जिस राजवंश का नाम था सेन वंश। परीक्षक यहां से प्रश्न सिंपल सा करेगा और आपसे सिर्फ और सिर्फ लोकेशन पूछेगा कि पहली दूसरी शताब्दी इसमें मध्य प्रदेश में एक वंश स्थापित था, नाम था सेन वंश, वो कहाँ था, है ना, उसकी राजधानी क्या थी, या वो किस क्षेत्र में स्थापित था, है ना, इस प्रकार का प्रश्न होगा। तो सेन वंश कहाँ पर स्थापित था स्टूडेंट, ये स्थापित था त्रिपुरी में। ठीक है, कहाँ स्थापित था ये, यह था त्रिपुरी में। अब सिक्कों से ही इस वंश की जानकारी मिलती है ना, सिक्कों से ही इस वंश की जानकारी मिलती है, और इस वंश के 7 शासकों के विषय में हमें पता चलता है। बोधि वंश के 6 शासक के नाम हमने देखे, यहां पर 7 शासकों की हमें जानकारी मिलती। कितने, 7। कौन कौन से, एक है यश सेन ना, यश सेन, एक है सुंदर सेन, है ना। ये सब सिक्कों से पता चला, सिक्कों और यहाँ से कुछ लेख मिले जिनसे हमें इनके विषय में पता चला, है ना, कि वही इन नाम के कुछ शासकों ने यहाँ शासन किया जो कि सेन वंश से संबंधित थे, है ना। सुंदर सेन, महासेन, सुजेट सेन, ठीक है, ये 7 शासकों की जानकारी हमें मिलती है ना। और नंबर 5 जो है वह है सिंह सेन, ठीक है। नंबर 6 यदि हम देखें तो नंबर 6 पर हमें पता चलता है वितिलय स्कंद, है ना, वितिलय स्कंद सेन, और नंबर 7 महासेन द्वितीय ना। देखो इस वंश में अब 2 महासेन नाम के राजा हुए, तो हमने पहचान के लिए बोल दिया महासेन द्वितीय, ताकि ये पता चल जाए कि भाई पहले भी कोई महासेन नाम का राजा हुआ। ठीक है, तो महासेन द्वितीय। ठीक है, तो इस वंश में ये 7 शासक हुए। शासकों के नाम याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि सेन वंश जो था वो त्रिपुरी में लोकेट था, मतलब त्रिपुरी जो है वो इसकी राजधानी थी, त्रिपुरी में इस वंश का विस्तार था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, समझ जाइए, प्रश्न को समझ जाइए, मैं जो बोल रहा हूँ उस बात को कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है ना। तो आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है ये विस्तार, है ना। एग्जामिनर ये विस्तार ही पूछेगा, परीक्षा में ये विस्तार ही आपसे पूछा जाएगा कि सेन वंश का विस्तार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था। तो सेन वंश का जो विस्तार है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में था स्टूडेंट, तो ये जो विस्तार है सेन वंश का, ये मध्य प्रदेश के त्रिपुरी वाले क्षेत्र में था, ये आपको याद रखना है। चलिए, अब उसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो हिंद यूनानी, आगे हम गुप्त वंश में इनके विषय में और बात करेंगे। थोड़ा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ
कि मध्य प्रदेश में हिंद यूनानियों के प्रमाण कहाँ से मिले। तो देखो हिंद यूनानियों के जो प्रमाण मिलते हैं, तो आपने नाम सुना होगा मिनांडर ना। आप भारत के इतिहास में मिनांडर के विषय में बहुत कुछ सुनोगे, है ना। मिलिंद पन्हो एक पूरी किताब है जिसके विषय में आप वहाँ पर बात करोगे, है ना, पूरा आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मिनांडर के कुछ सिक्के मिले हैं बालाघाट से। सिंपल प्रश्न होगा और एक ही प्रश्न होगा कि मिनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से मिले हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा बालाघाट, है ना। ये हिंदू यूनानी शासक था। हिंदू यूनानी कौन थे, कहाँ से आए थे, कैसे आए थे, भारत के इतिहास में सब आप पढ़ोगे। डेमेट्रियस एक शासक था जिसके कुछ सिक्के हमें विदिशा से प्राप्त होते हैं ना। डेमेट्रियस जो इस वंश का एक शासक था, है ना, मिनांडर से पहले था ये। तो डेमेट्रियस के कुछ सिक्के हमें प्राप्त होते हैं कहाँ से, तो ये प्राप्त होते हैं विदिशा से। ये जनरली मृदा के मतलब मिट्टी के बने हुए सिक्के टाइप थे ये, है ना, मुद्रांकन था इन पर, है ना। तो ये विदिशा से प्राप्त हुए हैं। तो हिंद यूनानियों के भी कुछ प्रमाण हमें मिलते हैं प्रदेश से, जैसे मिनांडर का सिक्का मिला है बालाघाट से, डेमेट्रियस का सिक्का मिला है विदिशा से। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछता है परीक्षक, है ना। परीक्षक ऐसे ही प्रश्न पूछता है और स्टूडेंट को कर देता है कंफ्यूज। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हर एक प्रश्न का यहाँ से आपको जवाब देना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ स्टूडेंट। हमने हिंदू यूनानियों के विषय में देखा, हमने सेन वंश के विषय में देखा, हमने बोधि वंश के विषय में बात की, हमने सातकर्णी वंश के विषय में बात की, तथा हमने जो बात की वह बात की है सातवाहन वंश के विषय में। फिर हमने कण्व वंश के विषय में पढ़ा, ठीक है। और साथ ही साथ हमने देखा कि जो पहली दूसरी शताब्दी में मध्य प्रदेश में जो छोटे छोटे जनपद स्थापित थे, तो उन जनपदों का क्या कहाँ कहाँ विस्तार था और उनका उस समय क्या नाम था, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास होगी। इस क्लास को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे शक वंश को, है ना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है शक वंश, है ना। शक वंश के कई सारे प्रमाण मिले हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कुषाण वंश की। आप सब जानते हैं शक और कुषाण भारत के इतिहास में कितने महत्वपूर्ण है ना। तो शक और कुषाण वंश की बात करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ नेक्स्ट क्लास में कुछ छोटे छोटे राजवंशों की बात करेंगे, जिन छोटे राजवंशों में आभिर वंश होगा, मगध वंश होगा और नाग वंश होगा। मतलब कल की क्लास में हम 5 वंश को पढ़ेंगे, आभिर, मगध, नाग, शक और कुषाण। इन 5 राजवंशों को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिर उस क्लास के पश्चात फिर जो हमारी अगली क्लास होगी, उस क्लास का टॉपिक होगा गुप्त साम्राज्य, गुप्त वंश। और गुप्त वंश से संबंधित प्रश्न परीक्षक पूछता है। एक पूछता है मौर्य वंश से संबंधित, उसके बाद सीधा पूछता है वो गुप्त वंश से संबंधित। आप पीएससी के पेपर उठाकर देख लीजिए। गुप्त वंश से और मौर्य वंश से आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे भारत के इतिहास में, चाहे मध्य प्रदेश का इतिहास ही क्यों न हो। 2024 में भी यहाँ से प्रश्न था, है ना। 2024 में दशपुर अभिलेख के बारे में पूछा था ना। तो ये दशपुर अभिलेख वगैरह ये सारा का सारा जो है हम गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत ही ये आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, जहाँ पर ये सारे टॉपिक हमारे कल कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। ऑल द बेस्ट।